Hello everyone, welcome to GS of Civil Services Classes YouTube channel. My name is अंजलि. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम सफलता बैच में जो मेंटरशिप बैच है हमारी, उसमें जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मेंस में हिस्ट्री और करंट अफेयर्स चल रहा है, तो उस नोट्स को यूज़ करके आप कैसे 1 पेजर नोट्स बनाएंगे अपने लिए, सो डैट कि जब रिवीज़न करना हो तो आप हमारी नोट्स ना खोलकर आप अपने जो शॉर्ट पेज में जो आपने नोट्स बनाया है, जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, एक 1 पेजर नोट्स, उसको रिवाइज कर सकें. तो आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे. ये एक नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया है करंट अफेयर्स में, GS 1 का. टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, तो ये वाला टॉपिक इन न्यूज़ था. एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बोथ इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, सो डैट हमें वो पॉइंट्स पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं एंड कौन से हमें स्किप करने हैं. एंड इस नोट्स को कैसे शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट की मदद से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम एक जितना शॉर्ट में इसको बना सकते हैं बनाएंगे, ताकि हमारी रिवीजन फास्ट हो सके. ठीक है. अब इसमें एक बात और आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स बना के छोड़ देंगे और इसको कभी खोलेंगे ही नहीं इस PDF को. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें शॉर्ट नोट्स बनाया, उसमें आपने 5 पॉइंट्स लिखे, पॉइंटर्स में लिखे. अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे फॉर्म में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. मान लीजिए आपने 4 पॉइंट तो आपने पढ़ा, तो आपको जो उसके इनर कंटेंट है उसकी वो याद आ गया, वो रिकॉल आ गया. लेकिन 5वां पॉइंट पढ़ा तो आपको वो रिकॉल नहीं आ पाया इसके अंदर कि मैंने और भी इसमें क्या पढ़ा था. तो इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जैसे जैसे आप हमारी नोट्स पढ़ेंगे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे. एंड जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्रक्स हम लिखेंगे. अब जब आप रिवीजन करोगे तो 2-3 रिवीजन तो आप दोनों नोट्स को लेके करोगे, हमारी जो नोट्स हमने आपको दी है प्लस आपने शॉर्ट नोट्स जो लिखा है. सबसे पहले क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू करोगे, फिर आप जो हमारी नोट्स है उसको गो थ्रू करोगे, इसमें हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे. 2-3 बार करने के बाद जो शॉर्ट नोट्स में आपने लिखा है, जो पहले टाइम में लिखा है, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे 1-2 पॉइंट्स और उसमें ऐड करने हैं जो इस नोट्स में है, जो हमने आपको प्रोवाइड किया है. वो ओवर द पीरियड आप उसको अपडेट करते रहोगे 2-3 बार रिवीजन के बाद. फिर उसके बाद आपको ये वाली नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आपने शॉर्ट नोट 1 पेजर नोट्स बनाया है उसी से रिवीजन हो जाएगा. तो ये फुल प्रोसेस बताने का यही पर्पस था कि अब पहले ही रिवीजन के टाइम से ऐसा मत करना कि ये वाली नोट्स बिल्कुल मत देखना, बस शॉर्ट नोट्स को ही करना. दोनों लेके चलना, एटलीस्ट 2 रिवीजन तक, 3 रिवीजन तक. उसके बाद देन ओनली रेफर योर शॉर्ट नोट्स. यू हैव द इनफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि शॉर्ट नोट्स पढ़ के यू कैन रिकॉल ऑल द निटी-ग्रिटी ऑफ द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड इन आवर नोट्स. ठीक है. अब हम आते हैं कि हम अगर जो हमें आपको PDF दिया, कोई भी नोट्स दिया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री दिया, करंट अफेयर्स दिया, इवन आगे चल के GS 2 स्टार्ट होगा, तो उसको कैसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है ये हम देखेंगे. तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गो थ्रू करेंगे कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में हमने आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया. तो सबसे पहला आप देखोगे कि यहाँ पे 2 कोटेशंस हैं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने बोला है. तो ये जो कोटेशंस है, फॉर एग्जांपल, इंडिया Bangladesh bilateral relations are known to be a role model for the neighborhood diplomacy. We are in the global era. Sonali Ayadhya of the India Bangladesh relations. अब ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो आई विल राइट कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है. दिस विल बी इंक्लूडेड इन शॉर्ट नोट्स बिकॉज एनी कोटेशन और एनी स्टेटमेंट फ्रॉम द रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, और ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज, ये रेलिवेंट रखता है. इवन यू कैन यूज़ इन द GS 2, इवन दिस यू कैन यूज़ इन essay. अगर कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कुछ भी आपको लिखना है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस कोट्स इन द essay. करंट अफेयर्स में तो यूज़ होगा ही होगा. सो ये हो गया.
ये तो हमें मेंशन करना है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड हमने कुछ आपको मेजर पॉइंट बताया है। फॉर एग्जांपल क्लोज नेबर है, ट्रेड ग्रोथ क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, कॉपरेशन ग्रुपिंग में क्या है, जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, रीजनल इशूज़ है, टिस्टा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी रिस्क है, जो हमने आगे चल के एक्सप्लेन किया है। ये आपको छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने सारे जिस्ट को आपको बता दिया है। बट आपको इस जिस्ट को पढ़ के आप सोचोगे इसी को कॉपी पेस्ट करके हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो ऐसा नहीं करना। आगे का कंटेंट एक बार गो थ्रू करो, एक बार करो, 2 बार करो, अगर समझ में नहीं आता तो तीसरी बार भी करो, लेकिन एक बार कंटेंट गो थ्रू करो, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा। ये बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको एक थोड़ा सा क्रक्स दे दिया। अब आते हैं कि जो रिलेशंस के डायमेंशंस है, मैंने हमेशा से बोला है कि आईआर का जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो ऑलवेज लुक इनटू द डायमेंशंस, हिस्टोरिकल, सोशल, ट्रेड, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो इसको, फिर डिफेंस, देन जियोपॉलिटिक्स। तो ये सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे तो रिलेशंस जो वाले जो भी क्वेश्चन हैं इंटरनेशनल रिलेशन में वो हैंडल हो जाएंगे। तो हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लिया है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा डीप हिस्टोरिकल कल्चर जोग्राफिकल टाइज। ये आप खुद भी लिख सकते हो कि इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश इन 1971 लिबरेशन वॉर, एडिंग मुक्ति बहानी एंड शेल्टरिंग मिलियंस ऑफ द ईयर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश इन 1971 लिबरेशन वॉर, ये वाला मेजर पॉइंट है जो कि ऐड होगा शॉर्ट नोट्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर द इंडिया के लिए आप क्या इंपॉर्टेंस है फॉर दी ऑफ द बांग्लादेश। तो सबसे पहले जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस मतलब हाउ द बांग्लादेश लोकेशन provide the different kind of support and provide the different kind of important linkages for the India itself। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, बफर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द बांग्लादेश। देन उसके बाद पोरस बॉर्डर है लीडिंग टू इंटरनल थ्रेट्स लाइक इलीगल माइग्रेशंस एंड स्मगलिंग, बेस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द रेडिकलिज्म, IS inspired attacks, risk of the Northeast insurgent links, key partnership in the counter-terrorism effort, ULFA and other militant handover, BBIN agreement enables a smooth transit to the landlocked Northeast India, shared rivers like Tista, Ganga, need for the joint water management control। अब आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब आपको इसमें हमें फ़िल्टर आउट करना है कि हमें शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। एक तो है कि ब्रिज वाला जो एक्ट होगा, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी नहीं होगा तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को के पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। बफर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट, म्यांमार से भी, इवन फ्रॉम दी चाइनीज़ से भी ये बफरिंग हमें देती है बांग्लादेश, तो यस दिस कैन ऑल्सो बी एडेड। पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर होने की वजह से इंटरनल थ्रेट्स लाइक इलीगल माइग्रेशन एंड द स्मगलिंग को भी काउंटर इफेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है। तो ये आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, दैट वो उतना रेलेवेंट पॉइंट उतना नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द रेडिकलिज्म जो कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट लिंक है, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और रेडिकलिज्म का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के यूथ से, बांग्लादेश की मदद से, क्योंकि ये जो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स है ये काफ़ी मतलब जो आपने इन्वायरमेंट में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इको टोन टाइप का, तो कल्चर, सोशल कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी तरह तक मिंगल है, एक दूसरे से कोलैप्सिंग नेचर की है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो इन्फ्लुएंस है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता है। देन की पार्टनर काउंटर टेररिज्म, उल्फा एंड अदर मिलिटेंट हैंड ओवर। BBIN एग्रीमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BBIN एग्रीमेंट क्या है, एक कनेक्टिविटी एग्रीमेंट है जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया टू दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली जॉइंट वाटर मैनेजमेंट, काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं जो लिंक करती है इंडिया और बांग्लादेश को, अगर उसमें हम जॉइंट वाटर रिवर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल को इंक्लूड कर दे तब भी यूज़फुल होगा। तो हमें मेजर पॉइंट्स मिल गए, जिसमें से हम क्या करेंगे, इसको छाट लेंगे। एक तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया,
बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट, जिसमें हम म्यांमार और चाइना का जिक्र करेंगे, और हम इसमें BBN एग्रीमेंट को भी डालेंगे, एंड साथ साथ हम डालेंगे कि जॉइंट वाटर मैनेजमेंट एंड द फ्लड कंट्रोल। तो ये सारे हमें हाईलाइट मिल गए जो हमें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। अगेन वी आर कमिंग टू जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जियो पॉलिटिकल मतलब जियो इकोनॉमिक मतलब जोग्राफिकल प्लस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश का इंडिया के लिए। एक तो है कि ऑयल रिजर्व्स वहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो गया। एक इम्पॉर्टेंट है कि गैस रिजर्व्स पाए स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडियन गुड्स का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी अटैक इंडिया बिजनेसेस, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू डेटा को दिखाएंगे, डेटा कोट करना इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, बांग्लादेश इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो ऑब्वियसली हम मेंशन करेंगे। ये वाली जो दोनों पॉइंट है इसको मिक्स कर सकते हैं। बायलैटरल ट्रेड 14 बिलियन का है एंड सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। फिर मेडिकल टूरिज्म, काफ़ी हॉट टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म। तो येस, बांग्लादेश सपोर्ट फॉर द 50% ऑफ द इंडिया मेडिकल टूरिज्म रेवेन्यू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 लाइन ऑफ कंट्रोल है, $8 बिलियन इन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इतना। 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट ये दे सकते हैं हम, बाकी रेलिवेंट नहीं है, आप इतना ही लिखोगे। 3 लाइन्स ऑफ कंट्रोल, 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट मीन्स इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे वो हम देखेंगे आगे हम सारे कंटेंट को पढ़ लेते हैं। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अब जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मतलब जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश का फॉर द इंडिया। प्रोएक्टिव इन द रीजनल कोऑपरेशन, सार्क एंड बिम्स्टेक, अगेन हम दिखाएंगे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन में बांग्लादेश का क्या रोल है। कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, या आप स्किप भी कर सकते हो, या जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है तो अगेन ज्योग्राफी के मायने से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी में बांग्लादेश हेल्प करेगा, जो कि आपने जियो स्ट्रैटेजिक में कवर कर लिया है। तो ये हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो देन इट विल बी फाइन। अब हम आते हैं एक्ट एज ए काउंटर बैलेंस टू चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ये भी हमने जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट में लिख लिया है, तो वहाँ से अगर हमें जियो पॉलिटिकल पूछेगा देन इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल। सपोर्टेड इंडिया कैंडिडेचर, अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जियो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस में UNSC के जो हमारे इंडिया के कैंडिडेचर था उसको सपोर्ट किया था। क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ सब रिलेशन इंटीग्रेशन, अगेन दिस इज़ लिंक टू इट, तो हम इसमें यहीं पर डाल देंगे। इवन द रीजनल कोऑपरेशन में हम पावर ग्रिड और MBA का जिक्र कर सकते हैं। देन कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस में आ जाता है। कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस में again this is the culmination of all these geo-strategic, geo-economic and the geo-political. For example, geo-strategic, geo-economic, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक में क्या इसका रोल रहेगा, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स में क्या रोल है, एंड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को गवर्न करती है उसमें क्या रोल है। तो तीनों का कल्मिनेशन कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस है। तो कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस में हम ये सारे एग्जाम्पल्स को जरूर लिखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस है, खौड़ा अगरतला रेल रिंग बन रहा है, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट एक्सेस हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट्स हम जरूर लिखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। तो हमें मोटे पॉइंट्स मिल गए जो हमें शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, तो ये हम लिखेंगे। रीजनल कोऑपरेशन में हमने ये डाल दिया। UNSC काउंसिल के बारे में हम जरूर ऐड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर द इंडिया का शॉर्ट नोट्स हमारा तैयार हो गया कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को उसमें ऐड करना है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन। तो अब इसमें हम देखेंगे, ये तो ओवरऑल पॉइंट था कि बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, लेकिन अगर हमें म्यूचुअल इंपॉर्टेंस देखना है तो अलग अलग डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में बायलैटरल रिलेशन हमारा इतना है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और लाइन ऑफ क्रेडिट में $8 मिलियन इन्होंने दिया है। बेसिक मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है से यहाँ पे जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इवन इफ़ यू कैन स्किप दिस, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रिलेशंस पूछेगा यू कैन टोटली रिलेट टू द जियो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, तो अगेन हम इसमें देंगे डेटा कि हाँ 4096 किलोमीटर की शेयर बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री एक्ट में 2015 में हुआ था। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हमने इसको डिज़ोल्व किया था। फिर काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन करते हैं, संप्रीति एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी इलीगल है उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं।
देन वाटर शेयरिंग एंड द रिवर मैनेजमेंट, वाटर शेयरिंग रिवर मैनेजमेंट जो भी ट्रीटी हुई है, तिस्ता रिवर ट्रीटी, गंगा वाटर रिवर ट्रीटी, तो इसको भी हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। देन कल्चरल एंड द पीपल टू टाइज, शेयर्ड हेरिटेज है, बुद्धिज्म को लेके है, लैंग्वेज को लेके है, फेस्टिवल क्यूजिन्स को लेके है, तो ये भी हम उसमें मेंशन करेंगे। ट्रैगोर की लिगेसी है वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। मल्टीलैटरल रीजन कॉपरेशन, अगेन सार्क बिम्स्टेक जो हमने जियो पॉलिटिक्स में उसमें कवर किया। अब इधर के कुछ रीसेंट डेवलपमेंट देख लेंगे तो एनर्जी कॉपरेशन में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट हमने यूज़ किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनपीसीआई बांग्लादेश बैंक लिंक यूपीआई सिस्टम हुआ है। स्पेस एंड टेक में इसरो का कोलैबोरेशन हुआ है। डिफेंस एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस एमयू साइन हुए हैं। काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज दोनों के बीच में होते हैं, जो हमने एक देखा था संप्रीति एक्सरसाइज होता है ऊपर। ग्रीन पार्टनरशिप में रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, मैरीटाइम कॉपरेशन में ब्लू इकोनॉमी पे हम फोकस करें। वाटर टैंक्स में जॉइंट टेक्निकल कमिटी ऑन गंगा ट्रीटी, रिन्यूएबल इंटीरियम वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क, तो ये हम ऐड करेंगे। अब हम आते हैं कि जो भी हमने देखा, रिलेशंस देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया, अब हम आते हैं कि रिलेशंस तो हैं बट कहीं ना कहीं उसमें चैलेंजेस भी हैं। अब वो चैलेंजेस क्या क्या है तो वो हम मेंशन करेंगे। तो जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली हम मेंशन करेंगे। चाइना के BRI में, तो इसको हम इसी के साथ लिंक कर देंगे, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट चिटागोंग पोर्ट में। तो इस दोनों पॉइंट को हम एक ही में समर्ज करके लिखेंगे तो हमारा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में इजी बनेगा। बॉर्डर डिमार्केशन इशू है, लैंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट तो हमने किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है और ये बॉर्डर इश्यूज़ के एरिया है, तो बॉर्डर डिमार्केशन है ही हमारे में, तो ये भी हम इसको मेंशन करेंगे। इलीगल माइग्रेशन और एनआरसी जो पोरस बॉर्डर है जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग का भी काफ़ी सारे केसेस हैं, तो यस ये भी एक चैलेंजेस है। एनआरसी और CAA फेल आउट हुआ था, जो कंट्रोवर्शियल बिल आया था CAA का। देन इसमें हम लिखेंगे NRC implies deportation of the Bangladeshi migrant, politically sensitive issues of the Dhaka, and then border killing by BSF during the anti-smuggling operation 2022 में public backlash मिला था हमें बांग्लादेश में। Security concern again terrorist group like NDFB and ULFA काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। एंड बाकी तो कॉमन है, रेडिकलाइजेशन, इंसर्जेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, ये सब कॉमन है, तो ये सब आप टर्मिनोलॉजी आप खुद से भी लिख सकते हो। कनेक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, आउट ऑफ इतना 8 बिलियन ओनली 51% ऑफ द 800 बिलियन हैज़ बीन यूटिलाइज, 6.5 बिलियन रिमेन अंडर यूटिलाइज फॉर द रेट एपिजिज्म, डिलेड अप्रूवल एटसेट्रा। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में हम लिख सकते हैं कि जो LOC लाइन ऑफ क्रेडिट हमने डिसाइड किया था उसमें से 51% यूटिलाइज़ हुआ, उसके बाद तो कुछ यूटिलाइज ही नहीं हुआ। वो भी 51% सिर्फ $800 मिलियन का यूटिलाइज़ हुआ, बाकी का $6.5 बिलियन ऐसे ही रिमेन अनयूटिलाइज्ड है। देन उसके बाद वाटर शेयरिंग, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट अभी भी ऑन गोइंग है। इकोनॉमिक फ्रिक्शन यही है कि इंडिया इन इट्स नेबर रूट सीम्स टू बिकम अ बिग सिस्टर, जो उनके नेबर रूट्स को पसंद नहीं आता, तो इंडिया सरप्लस इंजॉय करता है, जो कि बांग्लादेश में रिसेंटमेंट और एंगर का चैलेंज है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनके पास ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा हो जा रहा है। डिफेंस कॉपरेशन गैप है, ऑब्वियसली डिफेंस कॉपरेशन गैप है, रिमेन अंडर डेवलप्ड। 500 बिलियन डिफेंस LOC ही ऑफर्ड हुआ है इंडिया के द्वारा। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, इंडिया रिलेटेड इशू लाइक CAA एंड द बॉर्डर किलिंग लेड टू द एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन दी बांग्लादेशीज़। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल 3C स्ट्रैटेजी, कल्चरल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, सोशल लेवल पे कर देंगे, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे कर देंगे, एंड कम्युनिकेशन भी जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे कर देंगे, जिससे जिससे इंडिया बांग्लादेश की सिचुएशन सुधरेगी। देन उसी तरह अगर रिवर मैनेजमेंट को लेके हमारे बीच क्लैश है तो हम चाहेंगे कि तिस्ता वाटर शेयरिंग में जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्लॉजेज है उसको हम रिजॉल्व करें और एक म्यूचुअल पीस पे आए, म्यूचुअल डायलॉग पे आए, जिस पे दोनों कंट्री एग्री करें। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यस ये हमें करना चाहिए ताकि जो भी ट्रेड रिलेशंस है वो स्मूथली फ्लो हो, टैरिफ एंड टैक्सेस रेट कम हो, और जो ट्रेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है वो और स्मूथ हो जाए, और चाइना का थोड़ा सा डोमिनेंस बांग्लादेश में कम हो जाए। देन रिफ्यूजी मैनेजमेंट यस हमें ये करना है, क्योंकि जो पोरस बॉर्डर है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्ट और मेंटेन करने हैं, क्योंकि इंडिया में बांग्लादेशीज़ की
बांग्लादेशीज़ की बर्डन बढ़ रही है, तो उसे हमें कंट्रोल करना और एक प्रॉपर इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। देन काउंटर चाइना, क्योंकि वो BRI में भी इंक्लूडेड है, चाइना का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, चाइना से ट्रेड भी ज़्यादा है, तो हमें इस पर इसको काउंटर करना है। इंक्लूजन इन द मल्टीलेटरल फोरम, क्वाड प्लस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। रीजनल कॉपरेशंस में तो है ही, बट और भी जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल IPEF, क्वाड हो गया जो पैसिफिक रीजन में है, तो उसमें हम इसको डालने के लिए सोच सकते हैं। डॉक्ट्रिन गाइडेंस फॉलो द गुजराल डॉक्ट्रिन, नॉन रेसिप्रोकल जस्टर फॉर दी स्मॉलर कंट्री। गुजराल डॉक्ट्रिन यही बोलता है कि जो भी नेबरहुड है इंडिया में, तो इंडिया किसी के भी साथ अगर रिलेशन बनाने की सोचता है साउथ एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, तो उसको एज ए परसीव किया जाता है बिग सिस्टर, और उसको देखा जाता है कि इंडिया विल डोमिनेट ओवर। तो ये वाले रिलेशन को हमें बैलेंस करके चलना है कि इंडिया शुड नॉट शो द बिग सिस्टर रोल टू इट्स नेबरहुड, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बने। स्कॉलरली रिकमेंडेशन, अलग अलग कुछ रिकमेंडेशन है जो कि हमें बिल्कुल इसको इंक्लूड करना है। बाकी और भी ये जेनरिक पॉइंट है जो कि आप डाल सकते हो कि टेक्निकल एडवांसमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में क्यों, बांग्लादेश जो रिलेशंस है वो न्यूज़ में क्यों आया? ऐसे तो हमें नेबरहुड पॉलिसीज़ को करना ही था, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर सकते थे, बाकी जो भी नेबरहुड के साथ उसकी जो रिलेशंस है वो कर सकते थे, बट हमने इंडिया बांग्लादेश को अलग से चूज़ क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे और इसका भी शॉर्ट नोट्स बना के इन हैंड रखेंगे। 2024 में हसीना गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया था। हसीना टुक रिफ्यूजी इन इंडिया, और जो इंटरिम गवर्नमेंट था वो मोहम्मद यूनिस द्वारा चलाया गया। पावर्ड बैक बाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑफ द मुक्तियोद्धा डिसेंडेंट फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेटेड 1971 लिबरेशन मूवमेंट बिकम एंटी अवामी, क्योंकि अवामी जो पार्टी है वो हसीना की थी, एंड देन एंटी इंडिया, क्योंकि इंडिया हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। ड्यू टू हसीना इंडिया हसीना सपोर्ट। सो ये आपको पता ही होगा कि क्यों यहाँ पे इतना बड़ा टर्मोइल हुआ और कैसे गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। जो मुक्ति योद्धा डिसेंडेंट हैं, ये वैसे लोग हैं जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले किया था ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। तो जब ये फ्रीडम फाइटर का रोल उन्होंने किया तो उनको कुछ रिजर्वेशंस दिए गए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि रिजर्वेशन उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें भी कंटिन्यू हो गए। उनके सन को मिले, उनके ग्रैंड सन्स को मिले, फिर ग्रेट ग्रैंड सन्स को मिलते गए, तो ये कंटिन्यू हो गया, एक इनहेरिटेज और एक हेरिटेज टाइप का हो गया। तो इसीलिए लोगों में जो बाकी जो लोग हैं उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना जगी कि आई नो कि उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी सोशल लाइफ को छोड़ के सोचा कि देश के लिए लिबरेशन में वॉर में पार्टिसिपेट करे, बट अभी तक उनके डिसेंडेंट्स को वो बेनिफिट मिले जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन की बेनिफिट दी जा रही थी उनको। इसीलिए ये रिवॉल्यूशन वहाँ पे किया गया और काफ़ी संख्या में लोग भिड़ गए गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट टॉपल कर दिया, मतलब गवर्नमेंट हसीना गवर्नमेंट सरकार गिर गई। अब यहाँ पे वही कोटा सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट इसको समझने की, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको समझना है। आपको इसमें अगर कुछ याद करना है तो 2024 का बस याद कर लो और कैसे ये हुआ कि 30% फ्रीडम फाइटर्स को रहा, ठीक है, बस इतना याद करना है। तो 30% कोटा जो है इसको रीइनिशिएट कर दिया गया फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ रीइंस्टेटेड कोटा सिस्टम, बस इसको इंक्लूड। 1972 में इंडिया लिबरेशन वॉर के बाद 30% फ्रीडम फाइटर को दिया, यही चीज़ को रिकंटिन्यू कर दिया 2024 में, जिसमें जो 2018 का जो रूलिंग था उसको कैंसिल आउट कर दिया। इसमें क्या किया था, लेट टू द एबोलिशन ऑफ द कोटा सिस्टम, इसमें कोटा सिस्टम को बंद कर दिया था फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड हैंड जॉब बाय द गवर्नमेंट सर्कुलर। अदर फैक्टर बिहाइंड द पॉलिटिकल कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक डिफिशन, जो भी वहाँ पे इलेक्शंस होते थे वो फ्री एंड फेयर नहीं होते थे, उसकी वजह से भी यूथ डिसकंटेंट था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड बहुत करप्शन है बांग्लादेश में, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है,
तो ये सारे यूथ डिसकंटेंट थे, रिलीजन पोलराइजेशन था, इस्लामिस्ट ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो रहे थे, सिविल सोसाइटी NGOs डायस्पोरा सपोर्टिंग कॉल फॉर द रिफॉर्म, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी काफ़ी थे क्योंकि इतने करप्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है बांग्लादेश में, अनएम्प्लॉयमेंट हाई राइज पे है, तो बाकी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बांग्लादेश पे कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ दे रहे थे, रिपोर्ट्स निकाल रहे थे, इंडेक्सेस बना रहे थे, जिस वजह से गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बन रहा था। इवन जो वहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे थे कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करी, दैट्स वाई वी आर फेसिंग द इकोनॉमिक प्रेशर। इंडिया के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो इंडिया के लिए ही इम्प्लीकेशन हो गए कि सबसे पहले इम्प्लीकेशन है कि इंडिया सपोर्ट करती है हसीना गवर्नमेंट को, हसीना गवर्नमेंट टॉपल हो गया, एंड हसीना जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिफ्यूजी भी लिया इंडिया में, तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पे चला गया। तो स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रप्शन हुआ, ट्रेड को लेके हुआ, जियो पॉलिटिक्स को लेके हो गया, ऑब्वियसली हुआ। फिर सिक्योरिटी सेटबैक, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम है एंड एक वेल स्टैब्लिश गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, तो जो भी वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगी। एंड जो हमारी जो बॉर्डर एरिया है, जो 4900 हम कुछ बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी और टेररिज्म का खतरा बढ़ जाता है। रिफ्यूजी एंड द माइग्रेशन रिस्क, अगेन वही लिंक है, सिक्योरिटी सेटबैक एंड रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन रिस्क। जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं ये डिले हो जाएगी। ओपनिंग फॉर, अगेन जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है विच प्रोमोट्स द प्रो चाइना इन सेंटिमेंट्स इन द बांग्लादेश, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, अगेन दिस कैन बी लिंक्ड। देन रीजनल इनस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली रीजनल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जो भी हमारे जो रीजनल कॉपरेशन है उसकी अगर समिट हेल्ड होगी, मीटिंग हेल्ड होगी, तो बांग्लादेश की तरफ से वो पार्टिसिपेशन नहीं दिख पाएगा। अब इसमें इंडिया का क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स रहना चाहिए और कैसे इंडिया अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखते हुए अपने स्ट्रैटेजिक जो भी उसकी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये सारे हमने दिए हैं कि बैलेंसिंग करना है, सिक्योरिटी विजिलेंस को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा BSF और IB को वहाँ पे अपग्रेड करना है, सो डैट जो भी रिफ्यूजीज़, टेररिज्म, माइग्रेंट्स के जो भी रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ हो सके। जो भी कंट्रोवर्सीज़ है उसको अलग हट के हमारे जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसमें हमने प्रोजेक्ट साइन वगैरह किए हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो भी हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहे। इवन जो वहाँ की सरकार है टॉपल होगी, बट जहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट और इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे हम वो डायलॉग टॉक करें उनके साथ। नरेटिव मैनेजमेंट, अगेन वही है, रीजनल कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और रीजनल कोऑर्डिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बांग्लादेश बहुत सारे रीजनल कोऑपरेशन का मेंबर तो है, साथ साथ वो चाइना का डोमिनेंस भी बढ़ रहा है। तो रीजनल कोऑपरेशन की मदद से 1-to-1 टॉक हो सकता है बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, एंड वी कैन सजेस्ट कि इंडिया के साथ रिलेशन बनाने में उनका ज़्यादा फ़ायदा है ना कि चाइना के साथ। कंटीजेंसी प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। एक्सपर्ट व्यूज़, अगेन हमको इसको जोड़ना है, एक्सपर्ट व्यूज़ को लिखना है कि ताकि ये तो हो गया जो हमने पढ़ा है, हमने सजेशन दिया है, ये हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स की सजेशन जोड़ोगे क्योंकि वी आर ओनली द स्टूडेंट दिस टाइम। आप लोग सिर्फ अभी स्टूडेंट हो तो आप अपने तरफ से कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड से हैं वो रिकमेंड करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स डालोगे, दिस आर द वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स, तो ये आप डालोगे एंड फाइनली आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये जो आपने PDF पढ़ा है आप खुद एनालाइज करो, इजंट इट सफिशिएंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा अगर इंडिया बांग्लादेश से आएगा, या मान लो इंडिया नेबरहुड पॉलिसी से ही कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आप बांग्लादेश का सेगमेंट लिखोगे, तो क्या ये क्वेश्चन छूट सकता है? क्या आपके पास रिलेवेंट कंटेंट नहीं है? तो यही चीज़ आप खुद से नहीं प्रिपेयर करोगे, इधर उधर मटेरियल में नहीं ढूंढोगे, एक जगह हम आपको समेट के होलिस्टिक नोट्स दे रहे हैं। आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो सफलता बैच में हम ऐसे ही करते हैं, टारगेट देंगे, नोट्स देंगे, नोट्स के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, टेस्ट वीकली चलेगा। लेखनी बैच में हम क्या करते हैं, डेली नोट्स देते हैं एक टॉपिक का, उससे आपको डेली एक आंसर राइटिंग करना है, तो वो लेखनी बैच का शेड्यूल है। सफलता बैच में हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। लेखनी बैच में भी सिलेबस कवरेज होगा, लेकिन वो डेली पे होगा, एक टॉपिक देंगे, वो एक टॉपिक पे क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा, वीकली टारगेट चलेंगे और वीकली आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस पे नोट्स कैसे बनाएं। हमने कंटेंट तो पढ़ लिया, अब मैं साइड बाय साइड नोट्स भी खोल लेती हूँ ताकि मुझे वो कंटेंट मिले कि मुझे बनाना क्या है।
चल, तो सबसे पहला तो टॉपिक होगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। A4 शीट्स का जो बुकलेट होता है ऑब्वियसली आप लोग वही यूज़ कर रहे होंगे, तो उसी में एक पन्ना 1.5 पन्ना का हमें इसको नोट्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो ये जो हेडलाइंस हैं, जो कोटेशंस है, ये तो हमें मेंशन करनी ही है। तो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जिसमें आप लिखोगे PM शेख हसीना एंड PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या बोला वो हमें लिख लेना है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे चेंजेस, ये हमें लिख लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमें रिलेशंस को कवर करना है। तो रिलेशंस में सबसे पहला हिस्टोरिकल रिलेशंस। हिस्टोरिकल रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा, 1971 लिबरेशन वॉर, हमने मार्क किया है ना, देखो यहाँ पे 1971 लिबरेशन वॉर, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया का। मुक्ति बहनी को हमने एड किया, ठीक है, रिफ्यूजी मैनेजमेंट में हमने हेल्प किया। ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल रिलेशंस। अब इसी हिस्टोरिकल रिलेशंस में ये हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश। अब ये इम्पोर्टेंस लिख के मत छोड़ देना, इससे लगेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर बांग्लादेश या इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। तो हम लिख देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि हमें इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो बांग्लादेश का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अब इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, तो जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ये सब लिख के ना, क्योंकि आप खुद भी पढ़ लोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेकंड लिखेंगे बफर कंट्री लिख देंगे सिंपल। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा डैश दे के चाइना एंड म्यांमार लिख देंगे, ताकि हमें पता चले कि बफर कंट्री हम क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे BBIN एग्रीमेंट, क्यों है तो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। फिर हम लिखेंगे वाटर रिवर एग्रीमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। फिर इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, तो इसमें कंटिन्यू करता। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिख लिया, आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसको और बताना है कि ये जियो स्ट्रैटेजिक है, तो बस इसको हाईलाइट ऐसे करके जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं, तो नेक्स्ट आता है मेरा जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसके नीचे जो भी पॉइंट है वो हम लिखेंगे। तो जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ये $14 बिलियन का मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडर है फॉर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडर फॉर इंडिया, सॉरी। फिर मेडिकल टूरिज़्म, फिर उसके बाद LOC, 3 LOCs। 3 LOCs में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए एंड पावर के लिए। ये हमारा जियो इको भी हो गया। अब जियो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो जियो पॉलिटिक्स अगेन रीजनल कॉपरेशन में सार्क, बीमस्टेक, UNSC, इंडिया कैंडिडेचर सपोर्ट हो गया, जियो पॉलिटिक्स भी कवर। अब कनेक्टिविटी में आते हैं, तो कनेक्टिविटी में भी क्या क्या है, आ गया मैत्री एक्सप्रेस, अगरतला रेल रिंग, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो इतने दूर में ही आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश कवर हो गया। अब हम थोड़े आते हैं कि दोनों के तरफ से क्या कॉपरेशन है, तो कॉपरेशंस के पॉइंट हम लिखना चालू करेंगे। तो इसमें भी अगर डिवाइड कर देंगे कि इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, तो सबसे पहला तो $14 बिलियन है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश के लिए। इंडिया ने LOC प्रोवाइड किया है $8 मिलियन का। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, अगरतला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मोंगला रेल बन रहा है, मैत्री एक्सप्रेस बन रहा है,
ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की कनेक्टिविटी है, ये ऐड कर देंगे। सिक्योरिटी के लिए क्या ऐड करेंगे, तो 4096 किलोमीटर की शेयर बाउंड्रीज़ है, ठीक है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है हमारा। संप्रीति एक्सप्रेस जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है, ये हो गया। वाटर शेयरिंग में हम लिख देंगे, यहाँ पे वाटर शेयरिंग लिख देंगे तीस्ता रिवर गंगा वाटर ट्रीटी। कल्चरल में हम लिख देंगे लैंग्वेज, कल्चर, फूड, कुजीन, टैगोर लिगेसी, ठीक है, ये लिख देंगे। अब रीजनल कोऑपरेशन में हमने ऊपर पहले ही कवर कर दिया, दिस यू कैन स्किप, बट अगर लिखना है तो लिख दो कि सार्क है, बिम्स्टेक है, BBIN है, IORA है, पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स जो IPOI है वो भी है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीलेटरल रीजन कोऑपरेशन। अब रीसेंट यहाँ पे हो गया हमारा पूरा कोऑपरेशन। अब रीसेंट डेवलपमेंट आ गया, तो रीसेंट डेवलपमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुए हैं वो लिख देंगे। जैसे मैत्री का हुआ है, NPCI एंड बांग्लादेश की UPI को हमने इंटरलिंक किया है, पेमेंट गेटवे को इंटरलिंक किया है, और जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनाया गया है गंगा ट्रीटी के लिए। जो भी उसमें अनरिजॉल्व क्लॉज है उसको हम कवर अप करें। तो ये आपका हो गया। आप ही देखो ये नोट्स कितना बड़ा बनेगा, मुझे नहीं लगता अभी एक पन्ना कंप्लीट भी हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं कि चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस में तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, तो जियोपॉलिटिकल में डाल दो चाइना ग्रोइंग डोमिनेंस। और चाइना ग्रोइंग डोमिनेंस कैसे हो रहा है, तो चाइना की BRI से हो रहा है, प्लस चिटागोंग पे जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो रही है चिटागोंग पोर्ट पे, उससे हो रहा है। यहाँ पे चाइना कवर हो गया। अब इलीगल माइग्रेंट्स भी एक प्रॉब्लम है, तो इलीगल माइग्रेंट्स भी लिखेंगे जो NRC और CA का फॉल आउट हुआ था उसकी वजह से। सिक्योरिटी कंसर्न्स अगेन आ जाता है, तो जो टेररिज्म के जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे उल्फा एंड NDFB, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और कनेक्टिविटी और इम्प्लीमेंटेशंस इश्यूज़ में भी हम डालेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। जो LOC हमने $8 बिलियन का सोचा था उसमें से ओनली 51% ऑफ 8 इतना ही हमने यूज़ किया है, बाकी रिमेन इज़ अनयूज्ड, वो डाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह बाकी के आप चैलेंजेस को इसमें डाल सकते हो। अब वे फॉरवर्ड अभी रहने दो, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, हमें बांग्लादेश के जो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना है, फिर हम क्या करेंगे वे फॉरवर्ड में आएंगे। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, जो इम्प्लीकेशंस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स को वे फॉरवर्ड के साथ लिंक करके फिर उसको लिखेंगे। तो पॉलिटिकल टर्मोइल, इसका रीजंस में आप क्या बताओगे, कोटा सिस्टम। जो कोटा सिस्टम किसको दिया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटा सिस्टम दिया गया था मुक्ति जोधा डिसेंडेंट्स को दिया गया था, तो नाम जरूर लिखना। दीज आर ऑल द वैल्यू एडिशनल पॉइंट। 30% कोटा ये दिया गया था आफ्टर द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। 2022-4 में क्या हुआ, जो SC थे इन्होंने रिवाइव कर दिया इस कोटा सिस्टम को, जो कि 2018 में इसको ओवररूल कर दिया गया था, जिस वजह से ये हुआ। लेकिन अदर फैक्टर्स भी क्या है, तो अदर फैक्टर्स आप लिख देना, इकोनॉमिक रिसेशन, करप्शन, डेमोक्रेटिक डिफिशिट, ये सब आप लिखोगे, तो ये अदर फैक्टर्स हो गए। अब इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है, तो इंडिया के लिए जो इम्प्लीकेशन चैलेंजेस में, अगेन यू कैन लिंक इट विथ दी इतना, तो हमें उसके लिए फिर से अलग से इम्प्लीकेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है देन यू कैन राइट इन द चैलेंजेस इटसेल्फ, उसके बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंजेस में जैसे हमने यहाँ पे इंडिया का एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं जोड़ा, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आप लिख दो कि आफ्टर द हसीना गवर्नमेंट टॉपलिंग इन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इज राइजिंग इन बांग्लादेश, ये हो गया। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि क्या वेज अहेड है इंडिया के लिए टू इम्प्रूव इट्स रिलेशनशिप विद दी बांग्लादेश। तो सबसे पहले 3C स्ट्रैटेजी तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट हम लिखेंगे। काउंटर इन्फ्लुएंस में चाइना का जो काउंटर इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए हम दोनों का मिक्सचर लेंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। हमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है
उसको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कैरी करना चाहिए। सार्क रीजनल कोऑपरेशन जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करना चाहिए ताकि उसमें म्यूचुअल डायलॉग भी हो सके और हम चाइना के डोमिनेंस को कम कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दोनों को मिंगल करके आपको इसमें शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे लिखने हैं। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट पेजर नोट्स। बाद में जो एक्सपर्ट एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है तो इसमें कुछ वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स ऐसे करके वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स करके ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, SD मुनि ने बोला है, हर्ष बी पंत ने बोला है, C राजा मोहन ने बोला है, इसके बस वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स लिख लो। पूरे लाइन बाय लाइन लिखने भी नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट क्रक्स है इसका वो लिख लो। फॉर एग्जांपल हर्ष बी पंत ने बोला है पीपुल सेंट्रिक डिप्लोमेसी को हमें प्रोमोट करना है। C राजा मोहन ने बोला नॉन इंट्रोसिव इंगेजमेंट होना चाहिए ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। SD मुनि ने बोला है कि मस्ट बी होस्टेस टू रिजीम स्पेसिफिक टाइप, मतलब हमें स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए, देन उसके बाद हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए, ये SD मुनि ने बोला है। तो उस तरीके के पॉइंट्स को आप लिख लो। दिस इज़ द कंप्लीट शॉर्ट नोट्स फॉर योर इंडिया बांग्लादेश। अब आप ही बताओ कि द कंटेंट आई हैव गिवन इन इट विल बी रिटन इन द 1 पेज और 1.5 पेज जो आपके जो नॉर्मल नोट्स के नोट बुकलेट होते हैं, आराम से आएगा कि नहीं आएगा? सो दिस इज़ द मीनिंग और दिस इज़ द थिंग दैट आई टोल्ड यू कि कैसे आपको इस जो हमने 5 पेज के नोट्स दिए हैं, 6 पेजेस के नोट्स दिए हैं, उसको आप ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप रिवीजन करोगे ऑल यू हैव टू डू टू लुक इनटू दीज पॉइंट्स। जब आप पहली बार रिवीजन करोगे ऑब्वियसली यू विल कंफ्यूज कि ये वाले लिबरेशन और ये मुक्ति बहनी एड क्या है, देन रेफर टू आवर नोट्स। फिर उसके बाद जब दूसरी बार करोगे तो या ये सब समझ में आएगा, मे बी द अदर पॉइंट्स यू फील ब्लैंक, यहाँ पे क्या था मैं भूल रहा हूँ, देन अगेन रेफर माई नोट्स जो हमने प्रोवाइड किया आपको। जब थर्ड टाइम पढ़ोगे देन यू डोंट नीड टू हैव दिस नोट्स इन योर स्टडी टेबल टू रिवाइज फ्रॉम दिस, ओनली दिस शॉर्ट नोट्स विल बी सफाइज टू रिवाइज। बस इतना पढ़ लो, योर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन विल बी कम्प्लीटेड। जब 5वीं बार पढ़ोगे, 6ठी बार पढ़ोगे, ओनली 5 मिनट्स इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट दिस टॉपिक। ये होता है पढ़ने का तरीका। और ये जो आप 2-3 बार पढ़ोगे, जो इस नोट्स का यूज़ करके पढ़ोगे जो हमने दिया है, उसमें भी कुछ आपको 1-2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आप ऐड कर दोगे इसमें। तो मैक्सिमम आपका कोई भी पेज, कोई भी टॉपिक का नोट्स है वो मैक्सिमम 1.5 पन्ना जाएगा। 1.5 पन्ना से ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा भी जाएगा मान लो बहुत थोड़ा लेंदी भी लिखते हो तब भी 2 पन्ना जाएगा। और एक टॉपिक जो आईआर का टॉपिक इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, 2 पन्ना इज़ बेयर मिनिमम फॉर द नोट्स। इस तरीके से बनाओगे तो सोचो कितना फास्ट रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना है। सो आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें नोट्स को पढ़ना है, पढ़ के हमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से टारगेट बाय टारगेट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सेक्शन बाय सेक्शन, पेपर बाय पेपर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। टारगेट बाय टारगेट में हम टॉपिक से कवर करेंगे, उससे आपका सेक्शन कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा। जब एक सेक्शन कंप्लीट हुआ तो एक पेपर कंप्लीट हो गया आपका। जब पेपर कंप्लीट हो गया तो दूसरे पेपर में जाएंगे, फिर उसमें टॉपिक चलेगा पॉलिटी, जीओई को, साइंस टेक का, उसको कंप्लीट करेंगे तो सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ऐसे पे मूव कर जाएंगे। एंड ऐसे तब भी अच्छा लिख पाओगे जब GS1 और GS2 पे थोड़ा पकड़ होगा। ठीक है, तो GS2 हाफ में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उतना पकड़ आपको हो गया कि अब आप ऐसे में GS के कंटेंट को यूज़ कर सकते हो, GS के अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर सकते हो, आर्टिकुलेट करके उसमें लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ द मेंटरशिप बैच। लेखनी बैच में भी जो भी टॉपिक्स हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके साथ नोट्स भी दे रहे हैं, मॉडल आंसर भी दे रहे हैं, डेली एक आंसर राइटिंग आपकी चल रही है। तो इतना जब 300-350 क्वेश्चन लिख लोगे, कहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड और लेवल रहेगी आंसर राइटिंग है, यू नेवर नो। अभी नहीं पता चल रहा है, 1 महीना लिख लो फिर पता चलेगा। और 1 महीना क्या, 2 हफ्ता लिखो ना, खुद ही पता चलेगा। बस डेली लिखना है और डेली इम्प्रूव करना है, लिख के छोड़ नहीं देना है। फीडबैक भी नहीं देखना, जो फीडबैक हम देते हैं वो नहीं देखना है, मॉडल आंसर भी नहीं देखना है, तब नहीं इम्प्रूवमेंट होने वाला। आपका काम लिखने के बाद और है एनालाइज करना, मॉडल आंसर से मैच करना, फीडबैक से मैच करना, तभी जाके इम्प्रूव होगा। एंड सफलता बैच में जितना टारगेट दे रहे हैं स्टिक टू इट। अगर सफलता बैच में जो टारगेट दे रहे हैं 100% कंप्लीट नहीं हो रहा, घबराइए मत। 80%, 85% कंप्लीट हो रहा मीन्स
आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। जो कंप्लीट नहीं हो रहा इंक्लूड इन द नेक्स्ट डे टारगेट, अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो सैटरडे को संडे को कवर करिए। सैटरडे संडे को टेस्ट होगा आपका, तो ऐसे भी उस सैटरडे को बहुत कम टारगेट रहेगा आपका, बहुत ही कम रहेगा। संडे को तो पूरा रिवीजन ही करना है आपको पहले वीक के टारगेट का, तो बहुत ईजिली कवर होगा। इतना टेंशन नहीं लेना, जो भी पेंडिंग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बट आप सोचोगे 100% टारगेट कंप्लीट कर लोगे, कभी नहीं होगा। 1-2 दिन हो जाए एक्सेप्शन है, बट नहीं होता है ये, तो उसमें निराश नहीं होना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना और कैसे उस नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर